विक्रम संवत 1700 ईस्वी सन के आसपास हिंदी कविता में एक नया मोड़ आया। इसे विशेषतः तात्कालिक दरबारी संस्कृति और संस्कृत साहित्य से उत्तेजना मिली। संस्कृत साहित्य शास्त्र के कतिपय अंशों ने उसे शास्त्रीय अनुशासन की ओर प्रवृत्त किया। भक्तिकाल और रीतिकाल मध्यकाल के दो हिस्से हैं। भक्तिकाल के आध्यात्मिक प्रेम की मिटती हुई छाया ने मानवीय प्रेम को प्रस्तावित किया। रीतिकाल में प्रेम और भक्ति की अद्वैत अनुभूति के बीच से प्रेम का संबंध श्रृंगारिक मनोवृत्ति से जुड़ता गया। हिंदी में रीति या काव्य रीति शब्द का प्रयोग काव्यशास्त्र के लिए हुआ था। इसलिए काव्यशास्त्रबद्ध सामान्य सृजन प्रवृत्ति, रस, अलंकार आदि के निरूपक बहुसंख्यक लक्षण ग्रंथों को ध्यान में रखते हुए इस समय के काव्य को रीति काव्य कहा गया। रीतिकाल के नामकरण को लेकर विद्वानों में मतभेद रहा है। किसी भी भाषा के साहित्यिक इतिहास का काल विभाजन तथा नामकरण करते हुए यह ध्यान में रखना चाहिए कि उस काल की रचनाओं की बहुलता, साहित्यकारों की प्रमुख या मुख्य प्रवृत्ति के आधार पर उस काल का नामकरण किया जाए अधिक तर्कसंगत माना गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे पहले इस काल का नामकरण करने का यत्न किया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस काल को रीति काव्य नाम दिया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने तुलसीदास के बाद जिसे रीति काव्य कहा है वह इसलिए कहा है कि इस काल में जो रचनाएं रची गई उनमें एक विशेष प्रकार की विशेष काव्य शैली मिलती है, पर विद्वानों द्वारा यह नामकरण स्वीकृत नहीं। मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास में इस काल को अलंकृत काल नाम दिया था। मिश्र बंधुओं ने इसे दो भागों में विभाजित करते हुए पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल की संज्ञा दी। मिश्र बंधुओं का तर्क बहुत सशक्त नहीं माना गया। उन्होंने इस युग की कविताओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि यह कविता अलंकृत है, यानी अलंकारों के आग्रह से युक्त है, पर रसानुभूति की दृष्टि से इस काल की कविता का मूल्य किसी से कम नहीं है। ध्वनि और वक्रता भी उसमें पर्याप्त मात्रा में मिलती है। इसलिए केवल अलंकारों का आग्रह इंगित करना इतना अधिक समीचीन नहीं है। अतः मिश्र बंधुओं ने जिस प्रवृत्ति के आधार पर इस काल को अलंकृत काल कहा है वह एकांगी और अपूर्ण लगता है। हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा तत्कालीन युगीन प्रवृत्तियों को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है। इसी मापदंड को अपनाते हुए हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल अर्थात विक्रम संवत 1700 से 1900 के कालखंड में रीति तत्व की प्रधानता होने के कारण शुक्ल जी ने इस कालखंड को रीतिकाल नाम दिया, परंतु इसे श्रृंगार काल कहने की भी छूट देते हुए लिखा है कि इस काल को रस के विचार से कोई
श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा सुझाए गए नामों के विषय में कह सकते हैं कि उन्होंने मनोविज्ञान तथा तत्कालीन साहित्य की विशेष अभिरुचि तथा प्रवृत्ति विशेष को ध्यान में रखते हुए नाम सुझाए। आचार्य शुक्ल ने तत्कालीन काव्य पद्धति विशेष अर्थात रीति विशेष के आधार पर इसे रीतिकाल कहना ही उचित समझा है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल का नाम कलाकाल माना है। कलाकाल से तात्पर्य उस काल से है जिसने हिंदी क्षेत्र में काव्य को कलापूर्ण किया, अर्थात चमत्कृत एवं चातुर्यपूर्ण गुणों को ध्यान में रखकर रचनाएं की गई और साथ ही कला के नियम से संबंध रखने वाले रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना हुई। इस नाम के देने में काव्य के बाह्य पक्ष पर तो प्रकाश पड़ता है, पर उसकी एक बड़ी विशेषता श्रृंगारिकता की उपेक्षा हो जाती है, इसलिए इसे भी स्वीकार नहीं किया है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने हिंदी साहित्य के इस युग का नाम रीति श्रृंगार काल रखा है। वे मानते हैं कि श्रृंगार की प्रवृत्ति रीतिकाल की एक विशेषता है जिसे सभी स्वीकार करते हैं, पर उसके साथ ही उस युग के साहित्य की चेतना है पद्धति परकता। एक पैटर्न के आधार पर काव्य की रचना करने की पद्धति परकता से अलग भी कुछ कवि रीतिकाल में थे। गणानंद, आलम, ठाकुर आदि की कविता को उस रीतिकाल पद्धति से अलग कर पाते हैं। बिहारी और गणानंद की पद्धति एक नहीं है, अतः रीति श्रृंगार काल नामकरण की बात भी विद्वानों को उसी प्रकार स्वीकार्य नहीं है जैसे कला साहित्य काल की। इस काल को पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल के नाम से अभिहित किया है। उनकी मान्यता यह है कि इस युग की एक बड़ी प्रवृत्ति श्रृंगार की थी, इसलिए इस युग को श्रृंगार काल के नाम से पुकारा जाना चाहिए। श्रृंगार काल की मीमांसा करने पर भी यही सिद्ध होता है कि यह नाम भी उपयुक्त नहीं है। पंडित मिश्र ने यह देखकर इस काल का नाम श्रृंगार काल दिया है क्योंकि इस काल की कविता में श्रृंगार की प्रवृत्ति बहुत अधिक है, पर इस काल में कुछ ऐसे भी कवि हुए हैं जिन्होंने श्रृंगार को प्रमुखता नहीं दी। कुछ कवि तो ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना करने में भी श्रृंगार को कोई स्थान नहीं दिया। इसलिए इस काल की श्रृंगारिकता के मूल में कवि की अपनी रुचि न होकर आश्रयदाता की रुचि थी। इस काल में श्रृंगार के अतिरिक्त नीति, प्रकृति चित्रण आदि की कविताओं की भी कमी नहीं है। सभी प्रकार की कविताओं की प्रवृत्ति श्रृंगार की कैसे मानी जा सकती है, इसलिए इस काल को श्रृंगार काल नाम दिया गया। वह इतना उपयुक्त नहीं लगता। कई आचार्यों एवं विद्वानों ने रीतिकाल नाम पर आपत्ति जताई है।
हिंदी साहित्य के अनेक आलोचक और इतिहासकार शुक्ल जी के नामकरण से पूर्णतः सहमत नहीं हैं। उन्होंने शुक्ल जी द्वारा दिया गया रीतिकाल नामकरण मान्य नहीं रखा और उसका उन्होंने विरोध किया है। उनके अनुसार रीति शब्द उत्तर मध्यकाल की सभी प्रवृत्तियों अथवा विशेषताओं को व्यक्त करने में समर्थ नहीं है। विभिन्न विद्वानों द्वारा साहित्य के इस कालखंड को श्रृंगार काल, कला काल, अलंकृत काल तथा अलंकार काल आदि नाम देते हुए अपने मत व्यक्त किए और इनके समर्थन में अनेक तर्क प्रस्तुत किए गए। देखा जाए तो कला काल, अलंकृत काल व अलंकार काल में कोई विशेष भिन्नता नहीं है तथा रीति से भी अधिक अंतर नहीं है। श्रृंगार काल नाम अवश्य ही रीति से कुछ पार्थक्य सूचित करता है। कुछ विद्वानों को रीति काल में गणानंद, ठाकुर आदि द्वारा रची गई श्रृंगारिक रचनाओं को रीति मुक्त होने के कारण रीति काल में लाने से हिचक है। श्रृंगार काल नाम देने से यह हिचक स्वतः ही समाप्त हो जाती है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र तथा डॉक्टर नगेंद्र ने रीति शब्द को संकुचित अर्थ में ग्रहण करते हुए इसे काव्य रीति का संक्षिप्त रूप ही माना है और इसकी अनुपयुक्तता सिद्ध करने का प्रयास किया है। आचार्य मिश्र का तर्क है कि विचार करने पर रीति ग्रंथ प्रणेता अधिकतर आचार्य सिद्ध नहीं होते। इन्होंने रीति का पल्ला सहारे के लिए पकड़ा, कहना ये चाहते थे श्रृंगार ही। समग्रता से विश्लेषण किया जाए तो मिश्र जी द्वारा दिया गया यह तर्क पूर्णता के द्योतक नहीं है, क्योंकि रीति काल में वीर काव्य और नीति काव्य के प्रणेताओं में श्रृंगार लेश मात्र भी नहीं है। सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर वीर रस, नीति अथवा स्वच्छंद काव्य रचयिताओं की काव्य सर्जना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रीति से अवश्य प्रभावित रही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इतिहास दृष्टि एक युग समीक्षक और संस्कृति समीक्षक की दृष्टि है। शुक्ल जी रीतिकाल के विश्लेषण में साहित्य के साथ उस युग की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक परिस्थिति पर भी विचार करते हैं। वे नामकरण के द्वारा पूरे युग और समूची सामंती संस्कृति की विशेषता को एक नाम में बांधना चाहते हैं। इसलिए उनके यहाँ शब्दों का अर्थ विस्तार होता है। रीति मात्र पद्धति का पर्याय न होकर एक युग की सोच और उस युग के मानसिक ढांचे को प्रतिबिंबित करता है। उनके द्वारा दिए गए नाम रीतिकाल में व्यापक अर्थ की व्यंजना है, जिसमें जीवन और समाज की कई विशिष्टताओं को प्रतिपादित करने की शक्ति है। साथ ही रीतिकाल नाम हिंदी के पाठकों की पठनीय संवेदना का हिस्सा बन गई है। अतः निष्कर्ष रूप से देखा जाए तो रीतिकाल नाम देना ही अधिक उचित व तर्क संगत प्रतीत होता है और संयोग से शुक्ल जी द्वारा दिया गया यह नाम ही सर्वाधिक लोकप्रिय
और प्रचलित हुआ।